हेलो गाइस, तो गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का नया टॉपिक और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और उसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, और ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एनदर वेक्टर, और लास्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे लास्ट में। वो होगा हमारा कॉची स्क्वार्च इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और वो दोनों में से जैसे भी करके एक पूछता है एग्जाम में। तो लास्ट तक पूरा बने रहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो हमारा हमेशा लंबा होता है, क्योंकि हम सब टॉपिक क्लियर करते हैं। तो हम एनसीईआरटी का साथ 10.3 है वो भी हम डिस्कस कर, वो मतलब सब नंबर करेंगे। उसके साथ साथ हम टॉपिक थ्योरी सब डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं जो दो वेक्टर का हम क्या मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, यानी हमारा हेडिंग क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, हम जानते हैं जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, यानी दो तरीके से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट। इसको पहले थोड़ा समझते हैं, बहुत सारे नंबर करेंगे। एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसमें अभी हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो हमारा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमारा जो ये नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का, ये हमारा सेपरेट होगा, प्रोडक्ट हो गया। एक होता है हमारा क्या, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारा तो अभी इस वीडियो में सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट, इसमें ही हमारा 2 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, हो गया। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पूरा ये डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका जो होता है, दो होता है, एक तो स्केलर और दूसरा होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसमें बहुत सारे सवाल भी पूछता है और बहुत सारे सवाल हम यहाँ पर करेंगे भी, हो गया। तो हम हेडिंग लगाएंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट, और चाहो तो स्केलर लिख सकते हो, मैं डॉट लिख रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्लियर हो गया। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये क्या कहता है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, जिसका कि टेल पार्ट से जुड़ा है, हो गया, टेल से टेल जुड़ा है। ये वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर, और दोनों का बीच का जो एंगल मान लो है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना एंगल बना है, थीटा। तो सिंपल सी बात है, हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। तो क्या कहता है कि ये जो दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या कहता है, यानी ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, ये दो वेक्टर के बीच में क्या लगेगा, ये डॉट, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट। इसको इनटू नहीं पढ़ना है, डॉट पढ़ना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है कि पहले तो ए वेक्टर का मॉडुलस करो इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस करो, यानी मॉड निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, इनटू कर दो cos थीटा। ये कहता है कौन, डॉट प्रोडक्ट। ये कहता है कौन, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये मेन फॉर्मूला है, ये पहले नोट करिए कॉपी में। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वही होता है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, यानी ए वेक्टर यानी ए लेंथ हो जाएगा, ये क्या होगा, बी हो जाएगा, ये cos थीटा। तो इसको सिंपली आप कह सकते हो ए बी cos थीटा, हो गया। तो ये दो बॉक्स पहले ये नोट डाउन करिए, फिर हम आगे जाते हैं।
हो गया। तो फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। जो जिसका भी हम जो भी दो वेक्टर का यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे इनटू कॉस थीटा कर देंगे। हो गया, इतना पहले लिखें। अभी यहाँ पर जो एंगल है थीटा, जो एंगल है ये एंगल डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, 90 डिग्री 20 डिग्री जितना भी हो सकता है। तो थोड़ा हमको यहाँ पर थोड़ा नोट करना पड़ेगा, इसको पहले लिखें। तो अभी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करना पड़ेगा हमको। फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें नोट करिए, नोट डालिए कि अगर सबसे पहला नोट, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे। देखिए ये जो नोट अभी लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, वो नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब सवाल में हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये कि अगर थीटा जो है, अगर थीटा यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हमारा बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तब वो केस में ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, कितना होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होना चाहिए कॉस थीटा। थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का फॉर्मूला जीरो होता है, जीरो इंटू दिस क्या होगा पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, जीरो हो गया। यानी हमको क्या जानने को मिला कि अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बना हुआ है और तब वो सिचुएशन में यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये नोट करिए, हो गया। दूसरा पॉइंट अगर थीटा का वैल्यू जीरो आ गया, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री यानी क्या होगा, 0 डिग्री कैसे बनता है, मतलब ये जो ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर आ जाएगा पूरा, तभी तो 0 डिग्री बनाएगा ना। ये हमारा ए वेक्टर, ये बड़ा वाला ए वेक्टर, छोटा वाला हम दिखाने के लिए बी वेक्टर लिखे, मतलब ए वेक्टर के साथ पूरा मिल गया बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर पूरा का पूरा बी वेक्टर बन गया, मतलब बी वेक्टर पूरा का पूरा ए वेक्टर हो गया भी कह सकते हैं। मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तब वो सिचुएशन में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं। और ये जो बी वेक्टर है, अभी तो ये बी वेक्टर क्या हो गया, पूरा का पूरा ए वेक्टर में मिल गया ना, पूरा ए वेक्टर के ऊपर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं बी वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर पूरा ए वेक्टर बन गया। यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 को छोड़ दो, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आप चाहो तो ए स्क्वायर लिख सकते हो गया। तो ये हमारा 2 ठो केस गया। अभी 3 नंबर हमारा जो नोट करना पड़ेगा, ये 2 ठो पॉइंट, ये 2 ठो पॉइंट नोट करिए कि अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा 0 होगा। और जब 0 होगा तो दो वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट गया। तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। अभी देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट को यदि हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में यूज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी में यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज हो जाता है ये। अगर 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर हम नोट डालेंगे, 3 नंबर पॉइंट नोट डालेंगे कि अगर हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में यदि हम देखें, यूनिट वेक्टर में देखें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में देखें, ये 3 नंबर पॉइंट नोट करिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब हम जो 3 ठो यूनिट वेक्टर लेते हैं 3D में, 3 ठो एक्सिस में, ये मान लो ये है हमारा x है, ये मान लो ये y है, ये हमारा y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये सबसे पहला ये ओरिजिन होता है हमारा O, और ये मान लो ये i कैप यूनिट वेक्टर हम ऐसे लेते हैं, यहाँ से ये कितना यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ से यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या हम लेते हैं y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस के ऊपर हम क्या यूनिट वेक्टर लेते हैं j लेते हैं, और ठीक ऐसे j मतलब j एक्सिस के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर k कैप लेते हैं, इतना पता है आपको, आगे से हम कह चुके हैं। तो i कैप, j कैप और k कैप, और हम जानते हैं ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, i कैप और j कैप, सॉरी i कैप और k कैप, और i कैप और j कैप, मतलब
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि ये जो y एक्सिस जेड के एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। हम जानते हैं सब आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये इस तरह होते हैं, मतलब इस तरह होते हैं, मतलब जैसे ये फिंगर इसके ऊपर 90 डिग्री बना है ये, और ये फिंगर इसके प्रति यानी इसके ऊपर 90 डिग्री बना है, सभी आपस में 90 डिग्री बना है, मतलब सभी यहाँ पर सभी कोण देखेंगे तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यही से ये 90 डिग्री, यही से ये 90 डिग्री हो गया। तो सभी में कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये सिचुएशन में यदि हम पूछे कि आपको कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड जे कैप यदि हम पूछे यहाँ पर, तो क्या होगा आई कैप और जे कैप। अभी ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या होगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होगा, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, सभी यूनिट वेक्टर का बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू हम क्या जानते हैं 0, और 0 और आई कैप और जे कैप, आई कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 1 इंटू जे कैप ये भी यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 1 इंटू कॉस 90 0 होता है, तो 0 इंटू दिस क्या होगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि हम यहाँ पर आई डॉट जे का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, यदि हम जे डॉट के करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप एंड के कैप करेंगे तो क्या होगा, ठीक यहाँ पर क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे लिखोगे जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ये भी 90 डिग्री, तो ठीक यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है सर, के कैप डॉट आई कैप करोगे, के कैप डॉट आई कैप, या तो ये कह सकते हो आई कैप डॉट के कैप, दोनों सेम बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी इसका वैल्यू क्या आएगा 0 होगा। कर सकते हो, ये करोगे ना ये इस तरह, मतलब के कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री, एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो 90 कॉस 90 0 होता है, 0 इंटू ये क्या होगा 0 होगा। यानी हमको यहाँ पर ये नोट करिए, हमको पता चला कि अलग अलग यूनिट वेक्टर, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का यानी आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, अलग अलग डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ये होता है आलू होता है, यानी 0 होता है। डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, ये नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी सवाल करेंगे इसमें। हो गया, तो क्या होता है अलग अलग यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो गया, हो गया, हो गया। ये हमारा 3 नंबर पॉइंट का ये नोट करिए। अभी देखिए यहाँ पर और एक तो भी चीज बन सकता है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा, जैसे हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किए थे, क्या होगा बताइए। अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर यानी आई कैप के साथ आई कैप डॉट प्रोडक्ट करूं, यानी मैं यहां पर आपको पूछूं आई कैप डॉट आई कैप करो, यानी आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या होता है, मतलब यहां पर ए तो आई कैप है, बी क्या है, बी भी आई कैप है, यानी बी भी इसके ऊपर है। आई कैप तो ये यूनिट वेक्टर हुआ, और जो बी वेक्टर होगा यानी जो बी वेक्टर होगा वो आई कैप ही है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इसके ऊपर आ जाएगा ना बी वेक्टर, यानी क्या होगा 0 होगा। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं आई कैप डॉट सॉरी आई कैप का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा कॉस 0 हो जाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप ए वेक्टर आई है, बी वेक्टर भी आई है, यानी आई के ऊपर आई यानी 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है, तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं आई कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 क्या होता है 1। ठीक है, से यहाँ पर जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा 1। ठीक है, से यहाँ पर के कैप डॉट के कैप कितना होगा 1। यानी यहाँ पर नीचे ये एक और एक ठो बॉक्स बना लीजिए कि सेम यूनिट वेक्टर यानी जैसे आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप का डॉट प्रोडक्ट हमेशा होगा 1, क्या होगा 1। यानी हमको क्या पता चला कि सेम यूनिट वेक्टर का, यानी हमको क्या पता चला कि सेम यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉरी सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है।
यानी आई के साथ आई डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 होगा, जे के साथ जे करोगे तो 1 होगा, के साथ के करोगे तो 1 होगा, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो ये 2 ठो पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में ये 2 ठो बॉक्स बना लीजिए। अभी हम जाएंगे चौथा पॉइंट, ये हो गया। अभी हम सवाल करेंगे, डोंट वरी, हम सब लेंगे सवाल, एनसीईआरटी का 10.3 सब कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। अभी जो हमारा यहाँ पर वही डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला से हमारा और एक ठो फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आएगा 4 नंबर। हम ये कह सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यदि यहाँ से आपको पूछे कि थीटा का वैल्यू क्या होगा तो आप निकाल सकते हो। क्या करोगे यहाँ पर यदि थीटा का वैल्यू पूछ लिया तो क्या करोगे, इसको इधर ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको इधर फेंको। तो ये मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू, इसको इधर फेंका तो क्या होगा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये कॉस थीटा इक्वल टू ये। अब इतना करने से छोड़ देने से भी चलेगा। यदि थीटा पूरा एक्यूरेट निकालना है तो कॉस को इधर फेंक दो, तो क्या आएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कर देना है। तो थीटा का वैल्यू, यानी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हो गया। यदि आपको ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, या तो आपको 2 वेक्टर दे दिया और पूछा कि उसका वो 2 वेक्टर का एंगल क्या होगा, एंगल कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो जितना रिजल्ट आएगा, जितना वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स कर दोगे, तो जितना रिजल्ट आएगा उसका एंगल का वैल्यू होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। चलिए सवाल ले जाते हैं। ये पहले थोड़ा नोट करिए, हो गया। चलिए सवाल ले जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही आसान सवाल लेंगे। देखिए फॉर्मूला समझ में आ गया। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइंड। आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर बोल दिया, 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 2 वेक्टर दे दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड दे दिया हमको विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 having a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से करिए। क्या बोला है, आपके पास 2 वेक्टर है, आपके पास 2 वेक्टर है, इस तरह जिस तरह भी है 2 वेक्टर है। ये 2 वेक्टर का सबसे पहले तो ये 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया। सबसे पहला का मैग्नीट्यूड √3 और 2 नंबर वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया 2, मैग्नीट्यूड दे दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है ना, ये सिंबल मैग्नीट्यूड का सिंबल, मॉडुलस जिसको कहते हो, हो गया। और हमको क्या दिया है 2, और ये 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे दिया कितना, √6। और आपको पूछा है थीटा का वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है ए डॉट बी, ये फॉर्मूला होता है √6 अपन क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस इनवर्स √6 हो गया, और इसका वैल्यू क्या होगा 2 ए वेक्टर का √3 है, तो यह हो जाएगा आपका √3 इंटू ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस इनवर्स, ये इसको हम लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा आपका क्या, ये 1/2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/2, और √6/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये है हमारा √6 अपन √3 है। ये 1/2 को मैं आगे रखा, √6 अपन √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 6/3 का होल रूट, यानी 3 × 2 हो जाएगा।
तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर क्या, √2 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा क्या, √2। हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, कॉस इनवर्स, ये क्या होगा 2 है और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√2। 1/√2 बच गया। तो कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या होता है कि कॉस का कौन सा वैल्यू, किस एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है। इसका मीनिंग तो ये है ना, कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या होता है कि कॉस का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है। कौन, कितना एंगल का वैल्यू, π/4। 40 π/4 को क्या कहते हैं हम, 45 डिग्री। हो गया। तो आंसर आएगा कितना बनाएगा एंगल, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। इतना पहले लिखें, देन हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे सवाल। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए और एक तो सवाल ले जाते हैं, इसको मिटाते हैं। हो गया ना, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लेंगे, इसके जैसा लेंगे, 2-4 ठो करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, सब इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, लिखें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए और भी अच्छा सवाल लेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन, द वेक्टर्स, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, बहुत ही आसान है। I वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, एंड यहाँ पर आपको कुछ गिवन नहीं दिया है, सिर्फ वेक्टर दे दिया, 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। हो गया। सॉल्यूशन करना है हमको, क्या करना है, ये दो वेक्टर का बीच का एंगल कितना होगा वो ही हमको दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये जो दो वेक्टर है ना, वो ए, इसको हम ए वेक्टर ले जाते हैं, इसको बी वेक्टर ले जाते हैं। तो हमारे पास है ए वेक्टर कितना है, i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, एंड बी वेक्टर कितना है, 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। इतना है, इतना है, इतना है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, कॉस इनवर्स ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले तो हमको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट करेंगे, फिर क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना होगा, देखिए मैं बताया था अभी कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है 0, और सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1। तो यहाँ पर डिफरेंट का तो करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सेम का करेंगे, क्योंकि सेम का वैल्यू तो 1 आएगा ना, डिफरेंट करें तो 0 हो जाएगा, तो 0 का कुछ मीनिंग नहीं बनता। तो हम यहाँ पर i के साथ क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब i और i के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि i कैप डॉट j करोगे तो 0, i कैप डॉट k करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता। यानी सिर्फ i कैप के साथ i कैप ही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी ये i कैप 1 हो जाएगा, और 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 × 1 क्या होगा 3 है, 3 हो जाएगा। हो गया। ठीक है। यहाँ पर j के साथ j के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, j के साथ j के साथ j, यानी माइनस, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और j कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1, और j के साथ यदि i करोगे और k करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों इतना लंबा करेंगे, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर k कैप के साथ सिर्फ k कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, k कैप के साथ k कैप मल्टीप्लाई करोगे, तो 3k कैप डॉट k कैप 1 हो जाएगा, 3 × 1 क्या होगा 3, तो वैल्यू कितना आएगा 4 और 3 ये 3, यानी क्या होगा 10 होगा। तो वैल्यू क्या आया 10, बहुत ही आसान है।
अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मिल गया और नीचे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जो कि हमको नहीं दिया है। कैसे निकालोगे, हम बताए थे ए वेक्टर का। इसका यदि आप मैग्नीट्यूड निकालो क्या करते हो, सभी जो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट जो होता है हमारा, यहाँ पर जो हमारा स्केलर कंपोनेंट कहते हैं, आई का स्केलर कंपोनेंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर जे का यहाँ प्लस देते हैं, फिर -2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर के कैप का कोफिशिएंट कितना होता है 3 का स्क्वायर करेंगे, और सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उसका रूट ओवर करते हैं स्क्वायर देकर। इतना पता है आपको, हम आगे से बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये हो जाएगा आपका 14 का रूट ओवर। हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर 3 का क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर करोगे। दिख रहा है ना, यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट ओवर, 3 का स्क्वायर, इसका 2 है, -2 का स्क्वायर, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी आएगा हमारा रूट ओवर ऑफ 14। तो जो हमको चाहिए था ये वाला और ये वाला मिल गया ना। चलिए अभी हमको फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आया 10 अपन ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंटू ये, यानी रूट ओवर ऑफ 14 इंटू रूट ओवर ऑफ 14, ये ऐसे करते हैं ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं। फॉर्मूला चेक करिए, यहाँ पर होगा आपका कॉस इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल, बच गया 10/14, यानी आ गया आपका कॉस इनवर्स, ये आ गया 2 × 5 2 × 7, यानी 5/7 आ गया आंसर। तो 5/7 का तो हमारे पास टेबल का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, टेबल में नहीं है 5/7, तो इतना करने से छोड़ देने से भी चलेगा। थीटा का वैल्यू कितना आया, कॉस इनवर्स 5/7, इतना लिखें, देन हम आगे जाएंगे, आगे और नंबर करेंगे। सबसे पहले इतना लिखें, हो गया। अभी हम बहुत ही अच्छा सवाल लेंगे, इतना लिखें, हो गया। चलिए मिटाते हैं इसको और एक अच्छा सवाल लेते हैं, फिर जाएंगे हम प्रोजेक्शन, फिर हम जाएंगे कॉची-स्क्वर्च इनइक्वालिटी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल लेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है, देखिए फाइंड, अलग अलग टाइप के लिए हम सवाल लेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका एनसीईआरटी का है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 एंड आपको दे दिया गिवन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके साथ इक्वल है, 8 × बी वेक्टर के साथ इक्वल है, यानी 8 गुना बी वेक्टर के साथ इक्वल है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको पूछा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है, ये मत समझना, क्योंकि यहाँ पर बी वेक्टर है मौजूद, आगे मतलब मौजूद है यहाँ पर। तो हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। हमको गिवन दे दिया ये इक्वल टू ये है एंड ये इक्वल टू ये है। यदि ये इक्वल टू 8 है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इतना है, देन यू फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पूछा है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं ये वाला, ये इक्वल टू कितना बोला है 8, हमको गिवन दिया है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई कर दो, ये डॉट है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर, तो बहुत सिंपल है, ये क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, ये क्या होगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारा 8। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं।
और ये तो कैंसिल हो गया, सेम कहानी। इसको क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है से यहाँ पर बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 8। इतना हो गया। अभी देखिए यहाँ पर हमको ए वेक्टर सिर्फ इतना कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, तो इसका स्क्वायर है, यानी इसका भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी 8 बी वेक्टर का मॉड का क्या लिख सकते हैं हम, इसका पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस ये बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होगा हमारा 8 होगा। अभी इसका क्या होगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है इसे बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर रह जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 8। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी एग्जाम में पूछता है। देखिए समझ में आ गया ये पूरा क्लियर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ 64 बी मॉड का स्क्वायर है और यहाँ पर एक ठो बी स्क्वायर का बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है। यहाँ पर 64 बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है, 64 ठो है बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यहाँ पर एक ठो बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है, तो 64 से यहाँ पर एक ठो चला गया, यानी बचेगा कितना, क्या बचेगा 63 बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बचेगा ना। 64 से एक ठो बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर चला गया, बच गया 63 और यहाँ पर बच गया 8। तो यहाँ पर होगा आपका बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा 8 अपॉन ये हो जाएगा 63, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक यहाँ पर होगा आपका स्क्वायर को इधर फेंको तो सिर्फ हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड कितना होगा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 8 अपॉन 63 का रूट ओवर हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको फाइनली, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा 8 का क्या होता है 8 का रूट ओवर कितना हम लिख सकते हैं 8 का, इसका भी रूट होगा, तो 8 का रूट ओवर हम लिख सकते हैं 2√2 और 63 का निकाल के देखिए कितना आएगा, 63 का आएगा 3√7, कितना आएगा 3√7 हो गया। तो ये हमारा आया बी वेक्टर। ए वेक्टर आया क्या, ए वेक्टर नहीं आया है, अभी ए वेक्टर निकालेंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया हमको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था हमको, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, ए वेक्टर का हमको चाहिए, तो इसको मिटा देते हैं, पहले इतना लिखें। तो बी वेक्टर का आया कितना मैग्नीट्यूड 2√2 अपॉन 3√7 हो गया, क्लियर हो गया। इसको मिटाते हैं, हमको गिवन ये दिया था, यहीं से हम निकाल लेंगे ए वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर का वैल्यू वो डाल देंगे हम, तो इसको मिटा देते हैं, यहीं से हम निकाल लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या दिया था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमको ये दिया है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहीं से हम ए वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, ये आया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू √2 अपॉन 3√7, तो क्या होगा 8 इंटू 2 जा क्या होगा 16√2 अपॉन ये 3√7, यानी बी वेक्टर का वैल्यू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आया 16√2 अपॉन 3√7। तो ये नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दो ठो हमको पूछा था, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था ना, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मिल गया। चलिए इतना लिखें और इसके जैसा और एक ठो नंबर हम करेंगे, इतना पहले लिखें, लिख लिए, मिटाएंगे। चलिए अभी हम लेंगे अच्छा सवाल लेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, सब इम्पोर्टेंट पूछा गया, ये एग्जाम में पूछा गया सब सवाल है, इसको ठीक से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, चलिए हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वाला, चलिए और दो ठो लेंगे फिर प्रोजेक्ट समझाएंगे, अच्छा सवाल है। चलिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड of two vectors यानी दो वेक्टर हमको दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
having the same magnitude and shows that, लिखिए जल्दी लिखिए, shows that the angle between them is कितना डिग्री, 60 डिग्री बोल दिया। and their product, दिख रहा है ना, तो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि नीचे जगह नहीं होगा। एंड their product इज कितना, 1/2। ये आई है, मैं IS ऐसे लिखता हूँ, IS इज हो गया कितना, 1/2। बहुत ही आसान है, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। कि आपको पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, जिसका कि सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। सॉज दैट और वो दो वेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और वो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, एंड देयर प्रोडक्ट यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बोला है, हाँ, एंड देयर डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर डॉट लिख दे रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कितना है, इज 1/2 है। तो मतलब क्या बोला है, ठीक से समझिए। यहाँ पर क्या है, ये ऐसे है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये दोनों का बीच का जो एंगल है 60 डिग्री दे दिया हमको, हो गया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको गिवन है। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन के अनुसार हमको कह दिया है, बोल दिया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल यानी सेम है। पहला ये बोला है। दूसरा ये बोला है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरा ये बोला है कि ये जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको दे दिया, कितना दिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1/2, और हमको दे दिया थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, हो गया। और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड यानी क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। देखिए तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा एंगल का जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम ये लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस क्या होगा 60, कॉस थीटा होता है तो कॉस 60 लिख देंगे। तो यहीं से हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू दिया है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बोल दिया, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बी वेक्टर जो है ये किसके साथ बराबर है, बी वेक्टर जो है किसके साथ बराबर है, ए के साथ। तो यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जगह पर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, हो गया, समझ में आ गया ना। इसको मिटा देते हैं तो वैल्यू कितना आया, 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। 1 इक्वल टू क्या आ गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। क्लियर। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1 का रूटओवर यानी 1 आया, यानी हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आया, 1 आया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 आया तो मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बोल दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, दोनों का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इतना लिखें, लास्ट सवाल लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना लिखें, हो गया। चलिए लास्ट सवाल लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये 4 मार्क्स में पूछ लेगा, ये हो गया। इसको मिटा देते हैं,
लास्ट सवाल, फिर हम जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए वीडियो लंबा होगा, मैं बोल रहा हूँ वीडियो लंबा होगा, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, लेकिन सबको हम सब कवर कर रहे हैं यहाँ पर। 10.3 का कवर करेंगे, उसके साथ साथ और भी अलग अलग सवाल लेंगे हम लास्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे 4 मार्क्स का। ये हो गया। चलिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा है हमको क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, अगर आपके पास ए वेक्टर इतना है, कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर का दे दिया माइनस आई कैप, ये दिख रहा है ना, ठीक से लिख देते हैं। ये बी वेक्टर हमको क्या दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एंड सी वेक्टर हमको दे दिया 3i कैप प्लस j कैप। आर हमको बोल दिया आर सॉस दैट ये तीनों वेक्टर इस तरह हैं जहां पर कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को थोड़ी ठीक से समझिए। इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तीसरा जो वेक्टर है सी वेक्टर, then find the value of क्या लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा का वैल्यू हमको निकालने को बोला है। बहुत ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगर ए वेक्टर का वैल्यू इतना, बी वेक्टर का वैल्यू इतना, एंड सी वेक्टर का वैल्यू इतना, और ये तीनों वेक्टर इस तरह हैं जहां पर कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, मतलब ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तब आपको निकालना है लैम्डा का वैल्यू। चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा, सी वेक्टर यहाँ पर है, ये निकालेंगे, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि बीच का एंगल कितना है परपेंडिकुलर बोला, यानी 90 डिग्री। ये वेक्टर के बीच में कितना है 90 डिग्री, इजीली कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर कितना है, देखिए यहाँ पर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है, प्लस करेंगे, लैम्डा रहने देंगे हम। बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर देखिए यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इतना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको खोल दो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये माइनस लैम्डा आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा j कैप, लैम्डा इंटू k कैप, लैम्डा इंटू k कैप, हो गया। अभी कुछ करना नहीं है, जो आई वाला टर्म को एक साथ रख दो, ये आई वाला, तो दोनों में से हम कॉमन ले जाएंगे, कितना आई ले जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा हमारा आई कैप। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जे दिख रहा है, यहाँ पर जे दिख रहा है, तो हमारा कॉमन जाएगा यहाँ पर 2 प्लस बच जाएगा 2 लैम्डा, तो कॉमन जाएगा कितना जे कैप, दिख रहा है। फिर यहीं से हमारा के कैप कॉमन जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 प्लस लैम्डा बच जाएगा, और यहाँ पर आपका के कैप। तो ये आया हमारा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जब हम किए तो इतना वैल्यू आया। तो पहले इतना लिखें, अभी हम ये दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हो गया, तो ये समझ में आया ना, इसका वैल्यू ये आया। वैसे हमको क्या बोला है, क्वेश्चन के अनुसार बोल दिया कि अगर हमको बोल दिया, जैसे कि हमको बोल दिया क्या, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बनाएगा। अगर मैं बोलूं इफ अगर ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना, छोटा छोटा हम करके लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू
सी वेक्टर, देन क्या हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी जब हम ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यानी ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये दोनों का यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, कैसे आएगा, इसका वैल्यू हमारे पास ये है, दिख रहा है ना पूरा ठीक ठाक, पूरा ठीक ठाक दिख रहा है, क्लियर, ठीक ठाक है, दिख रहा है। चलिए ये हो गया हमारा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का वैल्यू कितना आया, ये आया, तो हम ये पूरा लिखना पड़ेगा हमको, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 माइनस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्बडा क्या लिख देंगे के कैप, दिख रहा है ना, ये दिख रहे, ये इतना है हमारा डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, देखिए जगह थोड़ा कम हो रहा है, डॉट सी वेक्टर कितना है, ये क्या होगा हमारा 3i कैप प्लस जे कैप, हो गया, इसको मिटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है, हो गया, इतना लिख लिया ना, इसको मिटा देते हैं, अभी जगह सफिशिएंट है। अभी इसको कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या होगा, आई कैप के साथ सिर्फ आई कैप ही हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई के साथ यदि जे करेंगे या के करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है, आगे जाकर तो 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखने से भी चलेगा, यानी आई कैप के साथ सिर्फ आई कैप को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये इंटू ये कर दो, बाकी को छोड़ दो क्योंकि 0 हो जाएगा, आई और डॉट जे 0, आई डॉट के 0 हो जाएगा, हो गया, तो लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ 3i कैप इंटू ये करो, तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, आई कैप क्या आएगा 1 आएगा, छोड़ो, बचेगा सिर्फ कितना 3 इंटू ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्बडा बच जाएगा, ये बचेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक ठाक है, हो गया। तो कितना आएगा हमारा, ठीक ठाक है ना, सॉरी यहाँ पर हमको करना चाहिए था, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर टू क्या आएगा सी वेक्टर, तो यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिए हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हमको बोल दिया कि अगर ये इसके प्रति 90 डिग्री बनाया है तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर हम क्या देंगे 0 दे सकते हैं ना, ये छोड़ दिए थे, अगर ये वेक्टर सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाया है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0, तो हम इक्वल 0 लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू ये आया, मतलब ये इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। अभी करो, यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, और आई कैप तो 1 हो गया, आई कैप 1 हो जाएगा, छोड़ दो, फिर जे कैप के साथ जे कैप ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी को करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो जे कैप से साथ डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा जे कैप डॉट जे कैप करो, क्या आएगा जे तो 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2 प्लस 2 लैम्बडा, और इधर बचेगा 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बोल दिया है ना कि ये यदि मतलब ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं ना, हो गया 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू लैम्बडा 3 लैम्बडा, और ये 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। अभी क्या आएगा हमारा, ये आएगा 302 गया, यानी माइनस यहाँ पर 1 लैम्बडा बच गया, यहाँ 6 प्लस 2 8 इधर आएगा तो -8, माइनस कैंसल, बच गया लैम्बडा का वैल्यू 8, तो हमारे पास लैम्बडा का वैल्यू क्या आया 8, वही हमको पूछा था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आया 8, तो इतना पहले लिखें, देन हम जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, और ऑन ए वेक्टर कह सकते हैं, पहले इतना लिखें, अभी हम जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए, हो गया, लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं, और अभी हम चेक करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, और या तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एनदर वेक्टर, जो भी कहें दोनों सेम है।
तो हम हेडिंग लगाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत आसान भी है ये। देखिए तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रोजेक्शन, हेडिंग लगाएं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मतलब जैसे यहाँ पर मैं बनाया एक लाइन, ये क्या है? ये लाइन है, और मान लो मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाया इस तरह, ये एक वेक्टर है, मान लो ये हमारा है ए वेक्टर, ये कौन सा? ए वेक्टर, ये हमारा ओ है, हो गया। तो अभी हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर जो ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ये लाइन के ऊपर कितना पड़ेगा। प्रोजेक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं शेडो, शेडो का मतलब क्या होता है? छाया। क्या होता है? छाया। जैसे मान लो यहाँ पर आप खड़े हो इस तरह, कितना एंगल बनाए हुए हो? ये मान लो एंगल थीटा। तो आपका यहाँ पर, आप ये जो खड़े हो यहाँ पर, आपका यहाँ पर नीचे ये लाइन के ऊपर छाया पड़ेगा, यानी शेडो पड़ेगा। तो जितना पड़ेगा शेडो, जितना यहाँ पर नीचे पड़ेगा, मान लो यहाँ से इतना पड़ा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो मतलब ये होता है आपका क्या? प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन हुआ यहाँ पर? ये हुआ आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए लाइन, ये एल। मान लो ये लाइन का डायरेक्शन, ये जो लाइन है, ये लाइन का डायरेक्शन में यहाँ पर बी वेक्टर यहाँ पर बनाया, मतलब ये लाइन का डायरेक्शन क्या है? बी वेक्टर। बी वेक्टर यानी वेक्टर हम यहाँ पर क्यों यूज किए? वेक्टर का मतलब जिसका डायरेक्शन होता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ये इतना मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन किस तरफ है? ये लाइन तरफ है। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और चाहो तो आप एल ले सकते हो, ये लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन। मतलब ए वेक्टर का सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ये लाइन के ऊपर कितना पड़ा, जितना भी पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो फॉर्मूला के थ्रू हम समझेंगे। तो जितना भी यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा ये लाइन के ऊपर, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मतलब बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर का प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्शन हुआ, यानी उसका शेडो नीचे गिरा, जितना गिरेगा उसको हम बोलेंगे क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मतलब ए का प्रोजेक्शन बी में हुआ, तो कितना हुआ उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ पर देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर में कितना प्रोजेक्ट होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? हम इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वो दो वेक्टर, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे। ये ध्यान देना, अभी हम नंबर करेंगे, और नीचे हम क्या करेंगे? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे। अगर ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर पड़ रहा है तब हम ये फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ पर दूसरा केस भी बन सकता है कि बी वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली यहाँ पर ए वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा। यानी यहाँ पर और एक भी केस बन सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यदि हम बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाले ए वेक्टर के ऊपर में, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला है ये, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन ये ए वेक्टर का मॉडल लिख देंगे। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे वो नीचे हमेशा रहेगा। जैसे यहाँ पर ए ऑन बी था तो बी नीचे हुआ, बी ऑन ए है यानी ए नीचे हुआ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर अपन बी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? बी कैप होता है, यूनिट वेक्टर। तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले नहीं हैं। हो गया? तो ये दो फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हम एक दो सवाल ले जाते हैं। चलिए इसको लिख दे पहले। हो गया। देखिए एक सवाल लेते हैं हम, बहुत आसान है। आपको दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा इसमें से इसका प्रोजेक्शन निकालो या इसका प्रोजेक्शन निकालो, जिसका भी एक बोल देगा। तो कैसे निकालना है अभी हम चेक करेंगे। हो गया? तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन दो कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, आपको वेक्टर दिया है ऑफ द वेक्टर, किसका प्रोजेक्शन निकालना है, आई कैप माइनस जे कैप, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द वेक्टर यानी बी वेक्टर दे दिया, किसके ऊपर हमको दिखाना है, ऑन द वेक्टर आई प्लस जे। देखिए यहाँ पर ए भी नहीं दिया है, हम ए भी हमको लेना पड़ेगा, मतलब हमको प्रोजेक्शन निकालना है ये वेक्टर का किसके ऊपर, ये वेक्टर के ऊपर। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ए वेक्टर हमारा है आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर हम लिख सकते हैं, और बी वेक्टर हमारा है आई प्लस जे वेक्टर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमको क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो उसके लिए हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी आई कैप माइनस जे कैप डॉट बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में अभी हम देखें कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम यूनिट वेक्टर को जब हम सेम यूनिट वेक्टर का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आई सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हम आई कैप के साथ आई कैप ही निकालेंगे, यानी आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, जे कैप, और ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, क्या हो गया, माइनस है। जे कैप के साथ हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 0 हो जाएगा ना, तो हम क्यों करेंगे, सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1 होता है, हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 + 1 कैंसिल हो गया, बच गया 0 हो गया। तो आंसर कितना आया, 0। आंसर नहीं आया ये हमारा, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आया। अभी हमको निकालना पड़ेगा क्या, बी वेक्टर का मोड। बी वेक्टर का मोड कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर कौन सा है, ए ऑन बी बोला है ना, तो नीचे बी वेक्टर का मोड आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो बी वेक्टर का मोड करेंगे तो क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा का रूट ओवर, इस तरह हम करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो जाएगा आपका √2 हो गया। तो फाइनली हमको अभी निकालना होगा क्या, हमको क्या निकालना है कि प्रोजेक्शन पूछा है हमको कि प्रोजेक्शन ऑफ किसका, ये वेक्टर, और ये वेक्टर हम किसको क्या माने हैं, ए वेक्टर माने हैं, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर अपन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हम चेक करेंगे उसका मॉड करेंगे। तो ये वैल्यू कितना आया, 0 आया, अपन इसका वैल्यू कितना आया, √2 आया, यानी ये हो जाएगा आपका 0 हो गया। समझ में आ गया। देखिए और एक सवाल ले जाते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो सके। हो गया, इसको मिटा देते हैं, हो गया करेंगे हम कॉसी स्क्वार्च इनइक्वालिटी भी चेक करेंगे। पहले इतना ये क्लियर कर देते हैं, ये लास्ट नंबर हम लेंगे इसका, फिर हम जाएंगे हमारा इनइक्वालिटी तरफ, यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी और कॉसी स्क्वार्च की स्क्वार्च कहते हो, जो भी कहते हो, वो इनइक्वालिटी देखेंगे। और एक सवाल ले जाते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, फाइंड द प्रोजेक्शन, लिखें फाइंड द प्रोजेक्शन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसके जैसा आप सब नंबर कर सकते हो, जी जैसे भी देगा आप कर सकते हो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिया है, देखिए यहाँ पर आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये एक वेक्टर दिया, इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑन किसके ऊपर, ऑन द वेक्टर इसके ऊपर 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। क्वेश्चन को ठीक से समझिए,
वही इसके जैसा है पूरा, जब जो अभी हम किए पूरा उसके जैसा है। तो क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमको ये वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ये वेक्टर के ऊपर। तो हम ए वेक्टर को ले जाते हैं, पहला वाला क्या है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर को ले जाते हैं ये वाला 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। और अभी हमको करना क्या होगा, सबसे पहले तो निकालना होगा क्या a डॉट बी। तो क्या लिखेंगे पूरा, ये आई कैप 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो अभी मैं बताया सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 और बाकी सब 0। तो आई कैप के साथ सिर्फ हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो आई 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 7। ठीक है, ऐसे जे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 × 1 हो जाएगा आपका 3, के 1 हो जाएगा, 7 × 8 कितना होगा 56 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना, तो 7 से 3 गया, बचेगा कितना 4 बच गया ना, 4 प्लस ये बच गया 56, यानी ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो गया 60 हो गया ए डॉट बी का वैल्यू। अभी हम निकालेंगे बी के ऊपर करेंगे, यानी बी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सभी हमारा जो क्या होता है ये यूनिट फैक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर का रूट ओवर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये 1 और ये 64 का ये क्या हो जाएगा रूट ओवर, फिर ये क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 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 होगा, कितना होगा ये होगा आपका 4, ये 114 होगा। हो गया, समझ में आ गया। तो हमको निकालना क्या है प्रोजेक्शन, हमको निकालना क्या है फाइनली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर के ऊपर में हमको निकालना है। तो फॉर्मूला वही है, क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड। या तो आपको ऐसे पूछे कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो ए वेक्टर में, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा ए वेक्टर आ जाएगा। हो गया, तब आप यहाँ पर ए वेक्टर का मॉडुलस निकालोगे। हो गया, तो फॉर्मूला डालो क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू आया 60, और ये अपन इसका वैल्यू आया रूट ओवर 114। तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इतना हमारा आंसर आया। तो चलिए इतना फटाफट से लिख ले। अभी हम जाएंगे कॉसी स्क्वायर्स इन इक्वालिटी। कॉसी कहो कॉची कहो जो कहो, ये पहले इतना लिखे। हो गया, मिटाते हैं इसको। चलिए अभी हम बढ़ते हैं कॉसी स्क्वायर्स और स्क्वायर्स कहो स्क्वायर्स कहो इन इक्वालिटी। देखिए इसमें से पूछ लेता है, ध्यान देना, इसमें एक हमारा थ्योरम जिसको आप कहते हो प्रूव करने को बोलता है ये। हो गया, तो हमारा नया हेडिंग होगा कॉसी स्क्वायर्स इन इक्वालिटी। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CAUCHY कॉसी स्क्वायर्स, और यहाँ पर कई किताब में स्क्वायर्स इन इक्वालिटी भी लिख देता है, SCHWARTZ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स कहो स्वार्च कहो जो कहो, कॉची स्क्वायर्स इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी देखिए ये छोड़ देते हैं बच्चे लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ही बनेगा क्योंकि एक ही इसका फॉर्मूला है, एक ही इसका थ्योरम है। तो कॉची स्क्वायर्स इन इक्वालिटी क्या कहता है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये इसका मतलब देखिए ये क्या कहता है, अगर आपके पास इफ एनी टू वेक्टर्स अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दो नॉन जीरो वेक्टर, जीरो नॉन जीरो जो भी हो सकता है। अगर आपके पास दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मान लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, ये सिचुएशन में हम ए डॉट बी वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड को, इसको हम लिख सकते हैं क्या लेस देन इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड
इंटू बी वेक्टर का मॉड। इस तरह हम लिख सकते हैं, सिंपल सी कहानी है। ये कौन बोला है? कॉची स्क्वार्ट्ज बोला है। ये इतना नोट डाउन करिए। तो क्या कहता है कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कि अगर आपके पास दो ठो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स, देन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ए मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल होगा उसका इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ। लेस देन इक्वल, लेस भी हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों के साथ, मतलब ये इसके साथ इक्वल हो सकता है या तो लेस हो सकता है इससे। हो गया? तो इसको प्रूव करने को बोलता है, इसको प्रूव करने को बोलता है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको कि प्रूव, ये क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको? प्रूव दैट, या तो आप अलग ढंग से भी पूछ सकता है ये। तो ऐसे पूछेगा कि कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी थ्योरम को मतलब प्रूव करो बोलेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, बट यहाँ पर आपको यही दिखेगा। हो गया? तो प्रूव दैट आपको बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको हमको प्रूव करना है, क्वेश्चन में बना लिया प्रूव दैट ए इक्वल टू ये। बहुत सिंपल है, ये प्रूव करने को पूछता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करेंगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रूव करेंगे हम। तो देखिए ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड हो गया। तो ये जो इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी कहा जाता है क्योंकि ये सिंबल लगा है ना, तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। मतलब ये लेस देन इक्वल होगा इससे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये इसके साथ कब इक्वल होगा? अगर व्हेन, देखिए यहाँ पर व्हेन आइदर, देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं पूरा उसी के अनुसार करना पड़ेगा। व्हेन आइदर, अगर यहां पर ए वेक्टर नहीं तो ए वेक्टर, मतलब यहां पर यदि ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, नॉन वेक्टर जिसको आप कहते हो, ए वेक्टर जीरो कि नहीं तो यहाँ पर बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, ए नहीं तो बी वेक्टर यदि जीरो वेक्टर हो गया, तब ये इसके साथ क्या हो जाएगा? तब देन क्या हो जाएगा? देन यहाँ पर ये जो कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। क्योंकि जब जीरो वेक्टर हो जाएगा, ए नहीं तो बी वेक्टर, जो इसमें से जो भी एक जीरो हो जाएगा, मतलब मान लो बी वेक्टर जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ पूरा ए वेक्टर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आइदर ए वेक्टर जीरो हो गया कि नहीं तो बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, तब ये इसके साथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर जीरो वेक्टर हुआ, अगर जीरो वेक्टर नहीं हुआ, नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा, तब क्या होगा? उसको ही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इतना समझ में आ गया ना? ये लिखना पड़ेगा, पहला स्टेप इतना लिखना पड़ेगा। देखिए ये थ्योरी जैसा थोड़ा है। अगर नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो होगा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दोनों नॉन जीरो वेक्टर होंगे, तब क्या होगा हमको अभी करना है। हो गया? तो इतना लिखें, पहले ये मिटा देते हैं। हो गया? कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा आपको यहाँ पहला स्टेप में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और बाद में तो हम बता देंगे, बहुत आसान है। देखिए हो गया यहाँ। तो हमको अभी हम चेक करना है कि नॉन जीरो वेक्टर में क्या होगा, तो प्रूव करेंगे। हो गया? इतना तो हो गया, पहला स्टेप ऐसे करना है आपको। अभी हमको दिखाना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर लिख देना है वी नो। हम जानते हैं क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। इतना पता है, हम अभी देखें। हो गया? इसको मिटा देते हैं। सॉल्यूशन जहां से किए हैं वहीं से ही करना पड़ेगा आपको। हो गया? देखिए ये हम जानते हैं। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपको शुरू से लिखना पड़ेगा, जैसे हम शुरू से बताए सॉल्यूशन पूरा वैसे लिखना पड़ेगा। हाँ? तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, इसका मॉड कर रहा हूँ, मॉडुलस यहाँ पर लगाया, तो इधर मॉडुलस लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो इधर तो लगा है, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, इससे ऐसे रहेगा ये,
बी वेक्टर, यहाँ पर हम कॉस थीटा का सिर्फ मॉडुलस कर सकते हैं। हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर और एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि हम आगे से जानते हैं कि कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। मतलब हमेशा कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है, हम आगे से जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद आपको पता होगा कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 और -1 के बीच में होता है। कॉस थीटा का वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, मतलब 1 और -1 के बीच में होता है cos थीटा का वैल्यू। जितना भी होगा 1 और -1 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड लगा है, यानी सिर्फ यहाँ पर क्या होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का सिंबल लग गया, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यानी cos थीटा का मॉडुलस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1 लिख सकते हैं। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या देखिए, इसको देखिए यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर। देखिए मैं पहला तो ये बता देता हूँ, ये जो है इसको मैं इधर लाया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इसको मैं इधर लाया तो क्या होगा ये, छोड़ो इसको ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, चलो ठीक है ला देते हैं इसको। ये है हमारा, ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ये जो cos थीटा का मैग्नीट्यूड जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी अभी ये जो इक्वल सिंबल हट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या 1। वैसे यहाँ से डायरेक्ट करने से भी चलता है, यहाँ पर डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू देने से भी चलता है। हो गया, इतना समझ में आ गया। तो अभी हमको करना क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और इसका नीचे 1 है, 1 इंटू ये कर दो, तो हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। ये आपका प्रूफ हो गया। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट कर दो, ये इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो, इसको हटाओ, cos थीटा का वैल्यू हटा दो, मैग्नीट्यूड को लेस देन इक्वल टू 1 बिठा दो, ये ऐसे रहेगा तो हो गया, 1 इंटू ये करोगे तो वही आएगा। हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। हो गया, चलिए इतना लिखें। अभी हम चेक करेंगे नेक्स्ट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसमें अभी हम लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया, इसको मिटाते हैं। चलिए अभी हम हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये ही आपका थ्योरम पूछेगा और कुछ नहीं है इसमें। अभी हम हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये भी एक थ्योरम है। ट्रायंगल, ये बच्चे छोड़ देते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये भी एक थ्योरी दिया, एक फॉर्मूला बनाया। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास इफ एनी 2 वेक्टर हैं, इफ एनी 2 वेक्टर, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं, जब आपके पास 2 वेक्टर हैं तो इसको ट्रायंगल में, ये सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी किस लिए कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल ही आएगा हमारा, ट्रायंगल का ये एक साइड और ट्रायंगल का ये और एक साइड, और ये तीसरा जो है हमारा ट्रायंगल का तीसरा साइड, जिसको हम कहते हैं सी बोलो, या तो हम यहाँ पर ए प्लस बी कहते हैं, जिसको आप सी वेक्टर मान सकते हो गया, ट्रायंगल सलज जिसको कहते हो। देखिए ये ट्रायंगल ये बाद में हम चेक करेंगे, पहले इसको समझते हैं। इफ एनी 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देखिए तब हम ट्रायंगल के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू हमेशा होगा किसके साथ, उसका इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम के साथ। ये कहता है कौन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको नोट डाउन करिए, फिर इसको प्रूव करिए। हो गया।
क्या कहता है कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का मॉड हमेशा लेस होगा, नहीं तो इक्वल होगा किसके साथ, किसके साथ, ये दोनों का इंडिविजुअल, मतलब ये इसका लेंथ जितना होगा प्लस करेंगे इसका लेंथ जितना होगा, ये दोनों को सम करेंगे तो ये वेक्टर रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट, जिसकी ये ट्रायंगल्स लॉ जैसा पूरा है। हो गया, तो इसको समझिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड लेस देन इक्वल टू किसके साथ होगा, उसका इंडिविजुअल वेक्टर का मॉडुलस के साथ। हो गया, समझ में आ गया। इसको प्रूव करना है, देखिए इसको प्रूव करना है, हो गया। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि प्रूव दैट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये बोल देगा प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ये मॉड है इंडिविजुअल। हो गया, इसको हमको प्रूव करना है, तो इसको मिटा देते हैं। हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसको अभी हम प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करते हैं, जैसे मैं बताया, अगर यहाँ पर इफ व्हेन लिख दे रहे हम, व्हेन आइदर यदि ए वेक्टर कि नहीं तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर ये प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी सेटिस्फाई हो जाएगा। जीरो वेक्टर के लिए पूरा ये होल्ड है, बुक में लिखता है ये होल्ड है, जीरो वेक्टर के लिए होल्ड है। नॉन जीरो वेक्टर के लिए क्या होगा अभी हम प्रूव करेंगे। हो गया, जीरो वेक्टर के पूरा सेटिस्फाई है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हो गया, तो अभी इसको प्रूव करते हैं, ये लिखने से भी चलेगा ना, डायरेक्ट आप प्रूव कर सकते हो। हो गया, तो यहीं से करोगे तो बेटर है। हो गया, ये कहाँ था, इसको मिटा देते हैं, कहाँ आ गया ये हमारा बी वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है ना, ओके राइट। चलिए प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमको देखिए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, या तो आप ऐसे कह सकते हो इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कह सकते हैं कि नहीं। ये एक्सप्रेशन सही है ना गलत है, सही है, आगे से मैं बता चुका हूँ। ये इसको मिटा देते हैं। हुआ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं, जैसे हम नहीं लिखते क्या, ये जैसे कि ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर को हम ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं इस तरह। हो गया, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अभी क्या करना है, सिंपल है, ए प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर के साथ इसके साथ करना है, फिर प्लस देना है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। आप चाहो तो बी वेक्टर ए वेक्टर लिख सकते हो, मैं ए वेक्टर बी वेक्टर लिख रहा हूँ। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी वही है, इतना पता होगा आपको। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहा हूँ। आप चाहो तो और एक स्टेप भी कर सकते हो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हो गया, इतना समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए इसको करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, अभी बताया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ठो ए डॉट बी है, यहाँ पर एक ठो ए डॉट बी है, यानी दो ठो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, 2ab हो गया, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर जो ए वेक्टर का मोड, यानी यहाँ पर जो वेक्टर आएगा उसका मोड निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, क्योंकि मोड लगा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका भी पॉजिटिव आ जाएगा, बट यहाँ पर मोड नहीं लगा है, यानी इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि अगर कोई भी रियल नंबर बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर कोई भी नंबर बिलोंग करता है रियल नंबर, यानी कोई भी मतलब यदि x बिलोंग्स टू r है, यानी x यानी कोई भी नंबर यदि क्या है, r है, r यानी क्या होता है, रियल नंबर है, तब हम कह सकते हैं क्या है, x वही रियल नंबर हमेशा लेस देन इक्वल टू उसका वही रियल नंबर का मॉड होता है। इतना पता होगा आपको। अगर x बिलोंग्स टू r है, r यानी रियल नंबर, कोई भी नंबर यदि रियल नंबर है तो उसको वही रियल नंबर हमेशा लेस देन और इक्वल होता है किसके साथ, उसका मॉड के साथ। जैसे मैं यहाँ पर बोला कि -7 बोला, यदि x क्या है, अगर x -7 है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -7 लेस देन इक्वल टू -7 का मॉड, यानी -7 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो हम जानते हैं ना 7 बड़ा है इससे, -7 छोटा है, यानी हमको क्या पता चला, -7 लेस देन 7 हो गया ना। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह मान लो x यहाँ पर a.b है, तब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a.b जो होगा हमेशा लेस देन होगा a.b वेक्टर का मॉड के साथ। क्लियर 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 हो गया। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इक्वल सिंबल है अब ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको हम ये लिख पाएंगे, यानी यहाँ पर इक्वल सिंबल जो है ये लेस देन इक्वल हो जाएगा और ये जैसा है एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर देखिए 2 है, 2 रहने दो इसको। a.b को हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह, क्या, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉड मिलाए और ये हमारा हो गया b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, हो गया। देखिए बहुत आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर। ये सिंबल क्यों लगा, क्योंकि अभी यहाँ पर a.b चेंज हो गया लेस देन इक्वल में, तो इसलिए सिंबल चेंज हो गया, इक्वल हमारा हो गया लेस देन इक्वल में। अभी देखिए, अभी हम कॉसी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में डिस्कस किए, क्या ये लिख लिए ना। चलिए अभी हम क्या लिखे, क्या बताए कि a.b का मॉड इक्वल होता है और लेस देन इक्वल होता है किसके साथ, उसका इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड के साथ। ये बताया कॉसी में। तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है वो एक्सप्रेशन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों किया दिख रहा होगा आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। क्या होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर प्लस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है, a वेक्टर नहीं है, a वेक्टर का मॉडुलस है। b क्या है, b वेक्टर का मॉडुलस है। तो a वेक्टर का मॉडुलस प्लस b वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर। हो गया, इतना क्लियर हुआ, हो गया। ऊपर का मिटाएंगे, मिटाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही हो जाएगा। देखिए अभी ये क्या था, हम यहाँ पर स्क्वायर छोड़ दिए, स्क्वायर होगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच गया कितना, यहाँ पर हो गया हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या दिख रहा है आपको, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी प्रूफ हो गया आपका, प्रूफ्ड हो गया। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो ये था आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अभी देखिए ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में और एक टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। ये तो एक थ्योरम था जो कि पूछता है एग्जाम में, ये पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें और एक ठो चीज़ यहाँ पर हमको नोट डालना पड़ेगा।
हो गया, इतना हो गया। तो ये सिंपल था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अभी ट्रायंगल इनइक्वालिटी कंप्लीट हुआ, इसको हटाओ। अभी देखिए यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ऑलवेज होता है, ऑलवेज होता है। हो गया। देखिए यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर नोट डालिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये चीज आता है कि देखिए यहाँ पर जैसे ये एक वेक्टर था, सर ये मार्कर इंक खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा है ए वेक्टर और ये हमारा है बी वेक्टर और ये हमारा है उसका रिजल्टेंट जो हम कहते हैं इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मॉड, मॉड क्या हो, ए प्लस बी वेक्टर का हो, वाह, जो हम जिसको हम कहते हैं सी वेक्टर। हो गया। तो ट्रायंगल्स लॉ जैसा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जैसे कि अभी हम क्या देखें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर को जोड़ेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा लेस देन इक्वल होगा किसके साथ, ये थर्ड साइड जो हमारा है ए वेक्टर प्लस, सॉरी ये थर्ड साइड नहीं होगा, ये थर्ड साइड नहीं होगा। क्या बोलता है कि ये दो वेक्टर को जोड़ेंगे, जितना आएगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा किसके साथ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर आएगा, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड आएगा इसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब इसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जितना, इसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे तो उसका थर्ड साइड होगा जो होगा हमारा ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो जिसको हम कहते हैं सी वेक्टर। ये कहता है, ये कहता है मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है। हुआ। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक चीज़ समझिए, ये ट्रायंगल से ही एक क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट डालिए, हाँ यहाँ पर नोट लिखिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर नोट डालिए कि अगर ध्यान देना, अगर ये इक्वल हो गया, अगर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है अगर ये इक्वल होगा, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया उसका इंडिविजुअल वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड के साथ, अगर ये इक्वल हो गया, अगर ये सेटिस्फाई हो गया, अगर ये सेटिस्फाइड हो गया, अगर ये सेटिस्फाई हो गया, ध्यान देना, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर, यानी हम क्या कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो जाएगा। यानी हम सिंपल तरीके से कहेंगे तो ए यानी ए बी वेक्टर, बी यानी बी सी वेक्टर और सी यानी ये ए बी मत लेना, इसको हम लेंगे क्या, सी ए कहो कि ए सी कहो, ए सी लिख दे रहे, ए सी वेक्टर। हो गया। सिंपल चीज है कि क्या कहता है कि अगर ये जो इनइक्वालिटी इक्वल हो गया तब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर लिख सकते हैं, और इसको हम ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अगर ए बी प्लस, यहाँ पर ये बॉक्स बनाइए, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल हो गया ए सी वेक्टर के साथ, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन सा पॉइंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी है वो क्या होंगे, आर कोलिनियर होंगे, कोलिनियर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये नोट करिए। अभी क्वेश्चन लेंगे, क्या बोला मैं, अगर एक ट्रायंगल में ये इक्वल ये हो गया, ये इक्वल ये हो गया, इसका मतलब ये प्लस ये इक्वल टू ये हो गया। अगर ये हो गया मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर हो गया, देन हम कह सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये जो सी पॉइंट, यानी ये तीनों जो वर्टाइसेस हैं, ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर हैं, हम कह सकते हैं।
समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अभी एक इसके थ्रू एक क्वेश्चन ले जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा, ध्यान देना। हो गया, इसको मिटाते हैं। तो समझ में आ गया कोलिनियर का मतलब क्या होता है। अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस इक्वल हो गया ए सी वेक्टर के साथ, देन हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। क्या? ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए एक सवाल ले जाते हैं। सो दैट, क्वेश्चन पूछा है सो दैट, सो यानी क्या होता है दिखाओ। सो दैट ए पॉइंट दिया है 1 2 7 और एक ठो पॉइंट दिया, ये ट्रायंगल का पॉइंट दिया है, बी का पॉइंट दिया है 2 6 3 एंड सी पॉइंट दिया है 3 10 -1 आर कोलिनियर। हमको कोलिनियर दिखाना है, तो थोड़ा इमेजिन करो, ट्रायंगल मिलाओ इसको। समझ में आ गया। हमको तीनों पॉइंट दिया है ट्रायंगल का, देखिए यहाँ पर जैसे हम बनाए थे यहाँ पर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारा, ये वेक्टर है, ये ए, ये बी, ये सी। ए का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 1 2 7। देखिए इस तरह का सवाल पूछता है। बी कितना है 2 6 3, ठीक है, पर ठीक ठाक लिख रहे हैं 2 6, वेरी गुड। फिर क्या है सी, कितना है, सी है हमारा 3 10 -1। ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारा क्या है कि ये x है, ये y है, ये z है, 3D में ये दिखा रहा है। ये x है, ये y है, ये z है, x है, y है, z है। तो हमको दिखाना ये है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमको वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। यदि हमको ए बी वेक्टर मिल गया तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। तो वही दिखाना है ना हमको, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हो गया। तो देखिए तो हमको पहले तो हमको निकालना क्या होगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या कहता है ये हमारा जो कोलिनियर कब होते हैं, जब यहाँ पर क्या होंगे, जब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सम इक्वल होंगे ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड कहो या सिर्फ वेक्टर कहो, मैं वहाँ पर वेक्टर लिखा था, एक्चुअली ये फॉर्मूला है। ओके, वो उसके जैसे समझने से भी चलेगा, उसके जैसा नहीं तो ये समझने से भी चलेगा। मैग्नीट्यूड वहाँ पर वेक्टर लिखे थे शायद, चलेगा। हुआ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड को मैं छोड़ दिया था, चलेगा। हो गया। ए बी वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा प्लस करेंगे इसके साथ, तो उसका ये होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। हो गया। तब ए बी सी आर कोलिनियर होंगे। समझ में आ गया। चलिए ए बी वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालें वेक्टर, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है तब आप कैसे निकालते हो वेक्टर, मैं बताया था। तो ए बी वेक्टर यानी ए से बी, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये z1 हो जाता है, ये x2 y2 z2। तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं, x2 - x1 इंटू आई कैप, फिर y2 - y1 इंटू जे कैप। याद आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, x2 - x1 यानी 2 - 1 क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे ना, 2 - 1 इंटू आई कैप प्लस फिर 6 - 2, हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर निकाल रहे हैं, ध्यान देना, जे कैप, फिर प्लस 3 - 7 क्या हो जाएगा, के कैप। तो होगा क्या हमारा, 2 से 1 गया 1 यानी आई कैप, 6 से 2 गया 4 जे कैप, 3 से 7 गया -4 के कैप। ये आया हमारा ए बी वेक्टर। ठीक है, इसे बी सी वेक्टर निकालो। तो बी से सी, तो अभी बी से सी मतलब ये होगा हमारा 1 1 हो जाएगा। अभी बी से सी ना, तो ये 1 ये 1 ये 1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये z2 हो जाएगा। x2 - x1 करो, 3 - 2 करो, 3 - 2 आई कैप, फिर 10 - 6 करो, 10 - 6 क्या हो जाएगा, ये जे कैप, फिर क्या होगा -1 और ये -3 करो, क्या होगा -1 -3 के कैप। ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 3 से 2 गया 1 यानी आई कैप, 10 से 6 गया 4 जे कैप और ये -4 के कैप। ठीक है, तो ये आया हमारा बी सी। अभी हम करेंगे ए सी। सी ए नहीं करना है हमको, ए सी करना है। हो गया।
तो ऐसी करेंगे तो क्या होगा, अभी ये तो x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, ठीक है। तो करो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी होगा हमारा, ठीक है। करो 3 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 10 माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस, ठीक है ना, 10 माइनस 2, फिर -1 माइनस 7 इंटू के कैप। तो ये तीनों वेक्टर आ गया, ए बी, बी सी और ए सी। इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है और चेक करना है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कर देते हैं, सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे निकालते हैं, आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। जे का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर करते हैं। के का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर करते हैं और क्या करते हैं, रूट ओवर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 4 का -4 का भी 16 होगा, 16 हो गया, ये रूट ओवर। और ये क्या हो जाएगा आपका 33 का रूट ओवर हो गया। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट ओवर ऑफ 33। ठीक है, इसे बी सी का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ यहीं से ये भी तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, बी सी वेक्टर ये आया, इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट -4 तो हम क्या करेंगे -4 का स्क्वायर। ठीक ठाक है, का क्या करते हैं, रूट ओवर। तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा आपका 16 और ये 16 का रूट ओवर, यानी आ गया ये भी 33 का रूट ओवर। क्लियर हो गया। तो ए बी आया, बी सी आया। अभी हम चेक करेंगे ए सी का मैग्नीट्यूड। ए सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चेक करिए। यहाँ पर इसका वैल्यू, यहाँ पर आई सी इसका आधा के छोड़ दिया ना, ये क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 3 से 1 गया 2 आई कैप हो जाएगा और ये 10 से 2 गया, यानी ये हो जाएगा 8 जे कैप और ये हो जाएगा ये -8 के कैप, ये छोड़ दिए थे हुआ। तो आई का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 8 तो 8 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -8 तो -8 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस है ये -8 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 का स्क्वायर 64 और ये 64 का रूट ओवर हो गया। इसको मिटा देते हैं, हो गया। तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आएगा आपका 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12, 2 आ गया हमारा, क्या आ गया 2 आ गया, और यह हो गया हमारा 132 का रूट ओवर। कितना आ गया आपका 132 का रूट ओवर। और हम जानते हैं 132 का रूट ओवर यानी क्या होता है, 132 यानी क्या होता है हमारा, 132 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × रूट ओवर ऑफ 33 लिख सकते हैं। 132 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2 × 33 नहीं होगा क्या, 2 × 2 × 33 करोगे तो 2 × 2 जब 2 × 2 जब 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए हैं यहाँ पर और 33 का रूट ओवर हो जाएगा। इसका निकालने जानते हो ना, ये कैसे को होगा, ये 2 × 33 इस तरह करोगे का रूट ओवर, 2 × 2 जब 4 × 33 कितना होता है 132 होता है ना। तो यहीं से इसको छोड़ो, हम इसको नहीं बताते हैं, ये पता होगा आपको, हो गया। तो हम 132 का रूट ओवर को लिख सकते हैं 2 × 233 का रूट हो गया। ए बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, बी सी का मिल गया, ए सी का मिल गया। तो अभी यहाँ पर चेक करिए, क्या यहाँ पर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ, क्या इक्वल हो रहा है, चेक करिए तो होगा ना, क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, सॉरी ये ट्रायंगल को मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी वेक्टर आया कि नहीं, देखिए चेक करिए ए बी वेक्टर कितना आया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 33 का रूट ओवर और बी सी का ये भी 33 का रूट ओवर, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ 2 × 33 होगा ना, 2 ठो आया। मतलब ये हुआ हमारा ए बी, ये हमारा हुआ बी सी और ये हमारा हुआ ए सी, आया ना। जब हम दोनों को जोड़े तो ए सी मिल गया, दोनों को जोड़े तो क्या मिल गया, ए सी मिल गया। यानी ये जो हमारा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके साथ इक्वल हो गया,
मतलब इसको यदि जोड़ेंगे 33 का रूट ओवर प्लस 33 का रूट ओवर, ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 33 का रूट ओवर, और इधर भी हमारा 2 इंटू 33 का रूट ओवर आ गया ना। AC जितना आया AB प्लस BC मिलकर उतना आया, यानी ये सेटिस्फाई हुआ। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देना है देयरफॉर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया AC वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ। हैंस हम कह सकते हैं कि A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हो गया। तो देखिए अभी हम लास्ट सवाल लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा लंबा होगा, 4 मार्क्स का पूछता है वो। ये पहले लिखिए, अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे। चलिए इसको लिख दें, पहले मिटाएंगे। देखिए लास्ट सवाल लेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा वो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो, 4 मार्क्स का पूछेगा वो। पूछा है लेट नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, ये तीनों वेक्टर, लेट A वेक्टर, B वेक्टर एंड B 3 वेक्टर्स THREE 3 वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड्स, उसका वैल्यू दे दिया, मैग्नीट्यूड्स दे दिया। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 एंड C वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया। हमको पूछा है, यहाँ पर लिख दिया है कि इफ, अगर ईच वन, इसमें से कोई एक इज परपेंडिकुलर, समझाएंगे इसको, पहले लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर, क्वेश्चन को ठीक से समझना है हमको, ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स, सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स, then prove that हमको प्रमाण करना है, प्रूव करना है, then prove that A वेक्टर का प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आना चाहिए, 5 × √2 आना चाहिए। चलिए इसको सोचें और खुद से ट्राई करके देखिए। लास्ट नंबर है, तब तक के लिए मैं थोड़ा मार्कर को थोड़ा इंक पिला देते हैं। चलिए इसको ट्राई करके देखिए, लास्ट नंबर है हमारा। हुआ? देखिए ट्राई करके देखिए। हुआ? चलिए नहीं हुआ तो हम कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, लेट A B एंड C बी 3 वेक्टर्स, A B C 3 ठो वेक्टर हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड 3 4 5। अगर ये जो तीनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर, मतलब ये तीनों वेक्टर में एक वेक्टर उसका दूसरा 2 वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तब आपको ये इक्वल टू ये दिखाना है। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब सबसे पहले तो हमको दे दिया जो गिवन है वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमको A वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, कितना, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया कितना 4 और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया 5। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। और हमको बोल दिया कि कोई एक वेक्टर, मान लो A वेक्टर, क्वेश्चन के अनुसार A वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, A वेक्टर के नहीं, उसका दूसरा वेक्टर, 2 वेक्टर, A वेक्टर को छोड़कर दूसरा 2 वेक्टर कौन सा है, B वेक्टर और C वेक्टर, यानी 2 वेक्टर का सम के साथ परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन में वही बोला है, इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स, सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर, सम यानी प्लस 2 वेक्टर का सम के साथ परपेंडिकुलर होगा, क्वेश्चन के अनुसार बोल दिया हमको। ठीक है, ऐसे यहाँ पर B वेक्टर देखें तो B वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, A वेक्टर प्लस C वेक्टर के साथ।
बी वेक्टर को छोड़ के दो वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर प्लस बी, सी वेक्टर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सी वेक्टर देखें किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, क्वेश्चन के अनुसार ये बोला है। अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, देन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाया है। देन जब ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तब हम यदि यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आना चाहिए ना। जब परपेंडिकुलर हो गया तो हम जानते हैं दो वेक्टर के बीच में यदि परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बन जाएगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 होता है। इसको मैं इक्वेशन 1 बनाया। ठीक है, ऐसे ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाले ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0, इक्वेशन 2 दिया। ठीक, इसको क्या होगा, इसको हम करेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, ये भी 0 आना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन दिया 3, इसको इक्वेशन दिया 3। इसको ध्यान से समझिए। अभी हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमको दिखाना है ये इक्वल टू 5√2। समझ में आ रहा है, लिखें इतना, पहले इतना लिखें, हुआ। तो ये तीनों वेक्टर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। इसको मिटा देते हैं। देखिए अभी हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। एडिंग यानी ऐड करेंगे तीनों को। एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा, राइट तो 0 0 है तो 0 होगा। लेफ्ट को ऐड करो तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐड कर देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस, ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन, बी वेक्टर डॉट क्या है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा। तो इसको, इसका काम खत्म, इसको मिटाते हैं। बात समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वही है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो अभी देखिए यहाँ पर ए डॉट बी वेक्टर एक ठो दिख रहा है, यहाँ पर एक ठो दिख रहा है, 2 ठो दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये एक ठो ए सी दिख रहा है, यहाँ पर एक ठो ए सी दिख रहा है। सी ए है बट ए सी दोनों सेम है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बी सी दिख रहा है, यहाँ पर बी सी 2 दिख रहे हैं, मतलब सभी 2 हैं, यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 बच जाएगा, ए डॉट बी। ठीक, यहाँ पर एक ठो ए सी बच जाएगा, क्योंकि 2 मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ए बी ए सी। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले बी सी लिख रहा हूँ, चलेगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और लास्ट में मैं लिखा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और चाहो तो आप ए डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में आया, सिंपल एल्जेब्रिक कहानी है, ये एल्जेब्रा है। ये ए डॉट बी वेक्टर, ये ए डॉट बी वेक्टर, 2 वेक्टर है ना, ये एक मिला, ये एक मिला, 2 है, 2 हो गया। ए सी और कहाँ है, ए सी यहाँ पर ए सी है, ए सी है, सी है जो है, ए सी जो है, सी है वही है। ए डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 2 हैं, तो सभी में सभी 2 है ना, इसलिए 2 कॉमन लिए तो बच गया ए डॉट बी एक ठो, बच गया बी डॉट सी एक ठो, बच गया सी डॉट ए एक ठो, हो गया। अभी 2 को उधर फेंकेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, यानी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो गया। इसको पहले बॉक्स बनाइए, अभी हम प्रूफ करेंगे। इतना पहले हमको लाना है, हो गया, इतना लाए, अभी हमको प्रूफ करना है। तो कंसीडर मैं कर रहा हूँ, तो प्रूफ करने के लिए हमको दूसरा एक्सप्रेशन सोचना पड़ेगा। और मैं सोचा नया फॉर्मूला, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कंसीडर मैं लिया, मेरी तरफ से लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, फॉर्मूला पता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 2 ले रहे हैं, 2 कॉमन लिए तो 2ab यानी ये हमारा 2ab यानी 2ab हो गया प्लस 2bc प्लस 2ca दिख रहे ना। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है ना a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। इतना फॉर्मूला पता है, नेट में सर्च कीजिए, नहीं पता है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc सॉरी यहाँ पर 2 क्यों लिखे, 2 तो कॉमन लिए ना तो 2 नहीं रहेगा यहाँ पर, हो गया 2 कॉमन लिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मॉड इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था हमारा, शायद 4 था ना, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 था, सॉरी 3 था तो 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था याद करो 4 था तो 4 का स्क्वायर और c का शायद 5 था 5 का स्क्वायर और ये 2 इंटू इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू 0 आया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा ये आएगा शायद आपका 50 आएगा ना, क्या आया 50, ये स्क्वायर है हमारा, हो गया। ये कितना आया हमारा 50 आया, हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, अभी तो हमको सिर्फ चाहिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। स्क्वायर को इधर फेंका यानी 50 का क्या हो गया रूट ओवर हो गया, होगा ना, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, हो गया ऊपर का, यहाँ पर एक स्टेप में आ जाएगा, हो गया। देखिए हो गया, यहीं पे कर लेते हैं। क्या आ गया हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 50 का रूट ओवर क्या होता है 5√2 होता है, तो आंसर आ गया हमारा। प्रूफ कर लिए, हम कर लिए ना, प्रूफ्ड हो गया, हुआ कि नहीं देखिए चेक करिए। 50 का रूट ओवर क्या होता है, 50 का रूट ओवर क्या होता है 5√2 होता है ना। कैसे होता है 50 का रूट ओवर, कैसे निकालते हैं पता है ना, ये सिंपल चीज़ है, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ। 50 का रूट ओवर ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 2 कर सकते हैं ना, हाँ का रूट ओवर कर सकते हैं, 2 5 का रूट ओवर यानी 1 5 और √2 रह जाएगा, इस तरह करते हैं ना, हो गया। समझ में आया, सिंपल सी चीज़ है, हो गया। 5 इंटू 5 25 और 25 का रूट ओवर 5 हो गया और √2 रह जाएगा ना, हो गया। तो हमारा ये हो गया, हमारा क्या प्रूफ हो गया। लास्ट नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर देखिएगा, ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। सो गाइस हमारा ये कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ हमारा। देखिए हम क्या क्या डिस्कस किए, सबसे पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट देखे जिसको हम कहते हैं स्केलर, फिर गए प्रोजेक्शन, फिर गए कॉसी स्क्वायर इनइक्वालिटी, देन ट्रायंगल इनइक्वालिटी और ये छोटे मोटे नंबर लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट, सब प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।